ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। पीडीएफ हम लोगों का जो है वो हम लोग ओपन करते हैं। हियर इज द पीडीएफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हम लोगों का थर्ड चैप्टर था यूनिट 1 का, वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एंड इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला डायग्राम भी डिस्कस किया था। डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट फ्लो कैसा होगा। प्रोडक्ट फ्लो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टिंग आपके पास जो सिस्टम है उसका डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन मतलब हम लोग शॉर्ट में बताएंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपके पास है वो कैसा है, उसमें क्या चीज़ें हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारे सारे पॉइंट्स रहेंगे उसमें। ओके, उसके बाद में उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको क्या क्या लूप होल्स मिल रहे हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसके, ये देखेंगे हम लोग। तो सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है, तो अब हम लोग को क्या करना है, जो चीज़ें वहाँ पे नहीं है ना वो चीज़ों को आपको ऐड करना है उसमें। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पे मॉडिफिकेशन चलेगा। मॉडिफिकेशन के साथ में फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि अभी हम लोगों को मॉडिफाई करने के बाद में अभी ऑलरेडी जो हम लोग का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कितने नए फंक्शंस ऐड होंगे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और उसके साथ में अगर आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का में कोई नए फंक्शंस अगर ऐड कर रहे हो और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो आप फंक्शंस या कुछ न्यू एक्टिविटीज़ अगर ऐड करोगे तो उसके हिसाब से आपको ऑफिस लेआउट में चेंज करना पड़ेगा। मतलब अपने ऑफिस में जो नए कोई डिवाइसेस ऐड करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग आपके ऑफिस का जो नेटवर्क है उसमें आपको जो कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स को सपोज आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नए सॉफ्टवेयर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है। और उसके साथ में फिर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कोई फंक्शंस अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में अपडेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो आपको वो टेक्नोलॉजी, वो फंक्शंस आपको कौन सा सप्लायर प्रोवाइड कर सकता है, वो सप्लायर का हम लोग लिस्ट निकालेंगे और वो पोटेंशियल सप्लायर्स के पास से हम लोग टेंडर्स जो है वो टेंडर इनविटेशन भेजेंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी कुछ हम लोग नया कुछ ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं, वो नया चीज़ें ऐड करने के लिए आपको और कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आप एफर्ट्स डालने के बाद में आपका कितना % चांसेस है कि आपको बेनिफिट हो सकता है। इट माइट पॉसिबल कि आपको बेनिफिट ना हो, इट माइट पॉसिबल कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉस में चले जाए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही टेस्ट एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है जो ये सारे पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, उनका बोलना क्या है, उनको क्या लगता है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनको कितना बेनिफिट हुआ है, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो उनका प्रोसेस है, उनका जो एग्जिस्टिंग एक वर्किंग पैटर्न है उसमें उनका कितना बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना हुआ है जो हम लोग सेम अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे फोकस होगा। सो ये हम लोगों का डायग्राम था। ये हम लोगों ने सेम लास्ट लेक्चर भी डिस्कस किया था। ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट इंस्टेंसेस। अब प्रोडक्ट इंस्टेंसेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं कोई एक मॉड्यूल अगर नया ऐड कर रहा हूँ तो वो मॉड्यूल में एग्जैक्टली क्या चीज़ होनी चाहिए, कितने होने चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पे बता रहे। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको पता है। इंस्टेंस का मतलब क्या होगा, वी सपोज टू आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था। ये जो प्रोडक्ट इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करना। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे आप समझो कि हम लोग के पास एक कॉलेज के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो अब उसमें हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स कितने हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ यूजर्स। स्टेक होल्डर्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जो भी लोग आपके प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो अगर डेवलपर है, डिज़ाइनर है, टेस्टर्स है, यूजर्स है जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, ये सारे स्टेक होल्डर्स है। अब उसमें से मैंने क्या बोला
कि हम लोग को किसके ऊपर फोकस करना है, मेन वो लोगों के ऊपर जो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले, वो वाले स्टेक होल्डर्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर कॉलेज का सॉफ्टवेयर है तो लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ वहां पे कि आपका कॉलेज का सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स यूज करेंगे, टीचिंग स्टाफ यूज करेंगे, मतलब प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो यूज करेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, पीयून्स है, एडमिशन प्रोसेस के लिए फीस का, सैलरी का काम, ये सब काम के लिए यूज करेंगे। एंड उसके साथ में सपोज एचओडी है वो यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज के जो मैनेजमेंट पर्सनस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, और हर एक यूजर जो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर पे आएगा उनको अलग अलग लेवल का एक्सेस मिलेगा। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को क्या एक्सेस मिलेगा, सपोज वो आके अपना अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज उनको कोई नोट्स मिले हैं, लेक्चर्स मिले हैं, टाइम टेबल चेंज हुआ है, एग्जाम का कोई टाइम टेबल आया है, ये सारी चीज़ें वो अपना अपने रिलेटेड जो भी चीज़ है वो वहाँ पे देख सकते हैं। देन प्रोफेसर जो है उनको उनको कितना एक्सेस मिलेगा, वो जो क्लास को हैंडल कर रहे हैं और वो क्लास के जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड उनको एक्सेस मिलेगा। वो सारे उनके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑन टाइम असाइनमेंट सबमिट किया कि नहीं, उनके सब्जेक्ट वाइज कौन से स्टूडेंट्स का कितना अटेंडेंस था, किसने अगर उन्होंने टेस्ट लिया था तो किसको कितने मार्क्स मिले हैं, ये सारे पॉइंट्स पे वहाँ पे फोकस होगा। बराबर है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा सेकेंड मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल 1 स्टूडेंट्स, सेकेंड मॉड्यूल प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं, तो उनको उतने उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो क्लास है, उनके स्पेसिफिक ही उनके स्टूडेंट्स का एक्सेस मिलेगा। अगर मैं BSc IT में पढ़ाता हूँ तो मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, बीकॉम स्टूडेंट से, तो उनका एक्सेस मिले या ना मिले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो टाइम पे प्रोफेसर्स का एक्सेस भी लिमिटेड रहेगा, जो स्टूडेंट्स को, जो लोगों को वो पढ़ाते हैं उन्हीं को उनका ही एक्सेस उनको मिलेगा। ये सेकेंड चीज हो गया। अगर HOD है, सपोज BSc IT डिपार्टमेंट के HOD है, तो उनको क्या मिलेगा, पूरा BSc IT डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर्स है वो सबका एक्सेस उनको मिलेगा। मतलब जितने भी प्रोफेसर्स है BSc IT डिपार्टमेंट के, और वो जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है, ये पूरा मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफकोर्स पूरे कॉलेज में जितने भी अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं उसमें जितने भी HODs अपने डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये पूरा एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में प्रिंसिपल को मिलेगा। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आपका फीस, आपका रिजल्ट वो जनरेट करते हैं सपोज, या वो प्रिंट करते हैं, तो उनको उनका रिलेटेड ये सारी डिटेल वहाँ पे रहेगी। सो आई होप मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया। तो यहाँ पे इतने मॉड्यूल्स रहेंगे। कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट वाला मॉड्यूल रहेगा, सेकेंड मॉड्यूल आपका जो प्रोफेसर वाला है वो रहेगा, थर्ड मॉड्यूल हम लोग का HOD का रहेगा, फोर्थ प्रिंसिपल का रहेगा, फिफ्थ नॉन टीचिंग स्टाफ का रहेगा। सो दोज आर द स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और मॉड्यूल्स। आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी नेटवर्क, ये डायग्राम से आप देखो, ऊपर अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो टेक्निकल वर्ड्स इजीली समझ में नहीं आते। अगर ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है मेरे पास। अब देखो जो ऊपर हम लोगों ने बॉक्स पढ़े थे ना, वही सेम बॉक्सेस यहाँ पे, उसमें से हम लोगों ने अभी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑब्टेन किए, मतलब क्या आपको करना चाहिए, उसके स्पेसिफिक हम लोगों ने नए रिक्वायरमेंट्स अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर सकता है, आपको कितना बेनिफिट हो सकता है उससे, ये हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट केसेस बनाए। टेस्ट केसेस मतलब वो रिक्वायरमेंट्स को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि वो हम लोगों को कितना बेनिफिट दे सकता है। उसके आगे ऑफिस लेआउट कैसा है, ऑफकोर्स ऑफिस में जो नेटवर्क है, कंप्यूटर्स है, वो है। देन कितना लोड हम लोगों का बर्डन बढ़ जाएगा, आपको डेटाबेस सर्वर का जो साइज है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, नए सर्वर सपोज एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ये सबको मिला के हम लोग टेंडर इन्विटेशन देंगे, इशू टेंडर, और जो पोटेंशियल हम लोग के सप्लायर्स है उनके पास से हम लोग एक इनविटेशन डिमांड करेंगे। तो ये आपका आइडियल एक्टिविटी हो गया कि अगर आपको कोई नए रिक्वायरमेंट्स अगर इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, तो ये सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे। तो आप देखो एक ही डायग्राम हम लोगों ने 3 अलग अलग प्लेसेस पे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया है। यही सेम चीज आपको आगे के टॉपिक में SPM में करना है। देन अब यहाँ पे चेक पॉइंट्स की बात आती है। चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
हम लोगों ने बहुत बार डेटाबेस में सुना रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में सुना रहेगा चेक पॉइंट्स, मतलब एक सर्टन प्रोग्रेस मार्क करने के लिए हम लोग चेक पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे समझो कि कोई एक रेसिंग चल रहा है कार्स का, तो मैंने क्या किया है, अगर 30 किलोमीटर का रेसिंग है ना, तो मैंने आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर्स एक चेक पॉइंट रखा है। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ओके ये फर्स्ट लैप या ये फर्स्ट पार्ट जो है रेसिंग का, वो ये XYZ प्लेयर ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट 5 किलोमीटर पे, देन सेकेंड 5 किलोमीटर, थर्ड 5 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुंच के आपको वहां पे इंटीमेट करना है कि ओके मेरा फर्स्ट चेक पॉइंट क्लियर हो गया, सेकेंड चेक पॉइंट क्लियर हो गया। तो वो क्या बताता है कि अगर 30 किलोमीटर का अगर आपका टोटल जो रेस है उसमें से आपने 5 किलोमीटर का रेस कंप्लीट किया, दैट इज एट फर्स्ट चेक पॉइंट, नेक्स्ट 5 किलोमीटर का रेस कंप्लीट किया, दैट इज सेकेंड चेक पॉइंट। तो ये माइलस्टोन्स है आपका जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसमें भी ये ऐसे माइलस्टोन्स हो सकते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे कि आपके पास कितने माइलस्टोन्स है, तो आप समझो कि हम लोग के पास सिस्टम डिजाइन है। अब एक बहुत ब्रॉड डिजाइन, जैसे हम लोग नॉर्मल एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम अगर हम लोग एक साथ सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, और वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज वेरी इजी। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे आपके पास पूरे प्रोजेक्ट का एक डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो पूरे प्रोजेक्ट को जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इंस्टेंस वाइज या मॉड्यूल वाइज हम लोग डिवाइड करेंगे। देन ये हर एक जो मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल का डिटेल डिजाइन होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग के पास ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट का डिजाइन रहेगा, उसमें से हम लोग मॉड्यूल वाइज हर एक मॉड्यूल का डिटेल डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये मॉड्यूल में टोटल कितने फंक्शंस रहेंगे, कैसे बिहेव होना चाहिए, क्या सब फंक्शंस रहेंगे उसके, उसमें डेटा कैसे फ्लो होगा, कौन से डेटाबेस टेबल से ये कनेक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे टेक्निकल डिजाइंस, डिटेल डिजाइंस मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बनेंगे, और वो जो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन बने उसके हिसाब से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कोडिंग होगा। बराबर है। तो अभी क्या हो गया, जितने मॉड्यूल्स का हम लोगों ने डिजाइन बनाया था, सपोज A, B और C, 3 मॉड्यूल का हम लोगों ने डिजाइन बनाया था, और उसके सामने हम लोगों ने 3 मॉड्यूल को कोड कर दिया, A, B और C। फाइनली हम लोग यहाँ पे जब मॉड्यूल A कोड करेंगे तो इंडिविजुअली मॉड्यूल A का टेस्टिंग तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, लेकिन तीनों मॉड्यूल्स बनने के बाद में, कोडिंग होने के बाद में, इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट होने के बाद में, हम लोग फाइनली यहाँ पे जब उसको यहाँ पे जो टेस्ट सिस्टम पे लेके आते हैं ना, मतलब सबसे पहले तो हम लोग तीनों को इंटीग्रेट करके, तीनों को इंटीग्रेट करने का मतलब है तीनों को कनेक्ट करके हम लोग टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। और इंटीग्रेशन टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के साथ में इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, डेटा एक्सचेंज कर पा रहा है कि नहीं। अगर मॉड्यूल बी ने कुछ वर्क अगर ए को दिया है तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस उसका रिस्पॉन्ड ऑन टाइम मॉड्यूल बी को दे रहा है कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये अगर सक्सेसफुली होता है तो तब जाके फिर हम लोगों के सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाया ना, वो सारे मॉड्यूल्स को हम लोग अंडर वन रूफ लेके आएंगे, और वहां पे जाके हम लोग टेस्ट करेंगे सबको, जिसको हम लोग सिस्टम टेस्ट बोलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट में ये फर्क रहता है, इंटीग्रेशन टेस्ट में मैं एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंडिविजुअली, एक मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और चेक करूंगा कि दोनों आपस में इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे, डेटा एक्सचेंज कर पा रहे। अगर कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देन मॉड्यूल ए को मैं मॉड्यूल सी के साथ इंटीग्रेट करके सिमिलर वे में टेस्ट करूंगा, देन मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी के साथ इंटीग्रेट होकर टेस्ट होगा। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होते हैं, जहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करा के, इंटीग्रेट करा के चेक कराते हैं। बट उसके बाद में जो आता है वो आता है जहाँ पे हम लोग सारे मॉड्यूल्स जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में सबको हम लोग कंबाइन टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं, बिकॉज वो आपका एक कंबाइन सॉफ्टवेयर या सिस्टम बन गया, जिसमें 5, 10, 15, 20 जितने भी मॉड्यूल्स है, तो वो कंबाइन टेस्ट होते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स है वो सबका। अब हम लोगों के पास सपोज ये 3 मॉड्यूल्स बन गए, तो 3 मॉड्यूल्स का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक माइलस्टोन डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 मॉड्यूल्स जितने भी अभी हम लोगों ने बेसिक फंक्शन के साथ बनाया, वहां पे हम लोगों ने एक चेक पॉइंट रख दिया। मतलब हम लोग के पास 3 मॉड्यूल्स का बेसिक एक स्पेसिफिक डिजाइन तो रेडी है। सिमिलर वे में फिर हम लोगों ने क्या किया, वापस मॉड्यूल ए, बी और सी में अगर वापस कुछ अपडेट अगर हम लोगों को करना है, तो वापस हम लोगों ने यहाँ पे उनका कुछ अगेन डिजाइन अपडेट किए। ये डिजाइन अभी कंफर्म है ये बताने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिजाइन बनने के बाद में यहाँ पे एक चेक पॉइंट रख दिया।
ऊपर वाले में यहाँ पे देखो चेक पॉइंट नहीं था, तो अगर डिजाइन्स मेरे करेक्ट ही है, 100% करेक्ट होने के बाद में ही मैंने आगे भेजे हैं, ऐसा कोई यहाँ पे हम लोग के पास कंफर्मेशन नहीं था। और चेक पॉइंट का मतलब ये भी होता है कि अगर आप जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और बाई चांस अगर आपका जो भी प्रोग्रेस है वो अगर लॉस हो जाता है तो आप प्रीवियस चेक पॉइंट तक अपने प्रोजेक्ट को रिकवर भी कर सकते हो। जैसे आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट पे कहीं पे कुछ काम कर रहे हो और सडनली अगर आपका मशीन शट डाउन हो गया तो आपने वो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर सेव नहीं किया था तो सिस्टम जो है उसको ऑटो सेव पे डालता है। ऑटो सेव का मतलब उसने वहां पे एक चेक पॉइंट रख दिया, तो आप जब कभी अगर मशीन क्रैश होने के बाद में वापस अगर मशीन ऑन करेंगे ना तो वो जो लास्ट चेक पॉइंट रहेगा वहां तक तो आपका मशीन कंफर्म ऑन होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न चलता है। मॉड्यूल ए, बी और सी तीनों का डिजाइन कंफर्म हो गया तो फिर हम लोगों ने वहां पे एक चेक पॉइंट डाल दिया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को पता है कि ये जो चेक पॉइंट डाला है वहां तक का सारी चीजें प्रॉपर थे। तो मतलब ये चेक पॉइंट के आगे जब हम लोग कोडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब हम लोग को ये कंफर्म पता रहेगा कि वो मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का है, डिजाइनिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वेरीफाई करने के बाद में ही यहाँ पे चेक पॉइंट ऐड किया था। तो उसके बाद कोडिंग होगा और सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है यहाँ पे। उसके बाद में स्टेप 5 आता है एस्टिमेट एफर्ट्स फॉर ईच एक्टिविटी। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं आपको कोई एक असाइनमेंट देता हूं जो काफी सिंपल है तो उसके एस्टिमेट एफर्ट्स आपके कम रहेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपको सपोज जो पूरा मैंने पेपर यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशंस जो आपके साथ शेयर किए उसमें से आपको सिर्फ यूनिट 1 बेस्ड क्वेश्चन लिखना है तो आपके एस्टिमेटेड एफर्ट्स कम हो गए। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो तीनों के तीनों पेपर पूरे के पूरे कंप्लीट लिखने हैं विद ऑप्शंस तो आपके एस्टिमेटेड एफर्ट्स काफी बढ़ गए। बस यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही बताते एक ओके यहाँ पे वो टेबल नहीं है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। अब टॉप डाउन एंड बॉटम अप दो टाइप के एस्टिमेट्स रहते हैं, ध्यान से सुनना एंड प्लीज नोट कर लेना, एवरीवन नोट इट डाउन। टॉप डाउन एंड बॉटम अप दो अप्रोचेज रहते हैं। जैसे हम लोग C++ या उसमें कोडिंग में पढ़ते हैं वो टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच अलग है, और जब भी हम लोग SPM टर्म्स में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स में टॉप डाउन एंड बॉटम अप की बात करते हैं वो एफर्ट्स अलग है। ध्यान से सुनना, जब अगर हम लोग SPM टर्म में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म में टॉप डाउन एंड बॉटम अप की बात करते हैं, टॉप डाउन ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, बॉटम अप बेस से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। टॉप डाउन का मतलब होगा कि मेरे पास कोई एक एग्जिस्टिंग सिस्टम अवेलेबल है जिसको मैं स्टडी करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन का ट्राई कर रहा हूं। टॉप डाउन मेरे पास एक रेडी सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसके ऊपर मुझे और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना है। बॉटम अप में क्या होगा, करेंटली कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है, स्क्रैच से आपको सब कुछ चालू करना है। आई होप डिफरेंस समझ में आया। टॉप डाउन में क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है और आप टॉप से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं जो बॉटम वाले एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। बॉटम अप मतलब आप ही बेस बनाने से टॉप तक जाने तक सब कुछ आप ही बना रहे हो। तो एफर्ट्स जो है ना वो चेंज होते हैं। जब मैं टॉप डाउन अप्रोच की बात करता हूं तो वहां पे एग्जिस्टिंग बहुत सारे मॉड्यूल्स कोडिंग अवेलेबल है, और जब मैं बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा हूं मतलब स्टार्ट टू एंड सारे एफर्ट्स स्क्रैच से वो प्रोजेक्ट मुझे ही चालू करना है। एग्जिस्टिंग कोई कोडिंग बनानी है, एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं बॉटम अप अप्रोच अगर फॉलो करता हूं तो वो टाइम पे मेरे एफर्ट्स जो है वो काफी बढ़ गए, क्योंकि स्टार्ट से मुझे सारे चीजें डिटेल से मुझे 1 2 3 से लेके मुझे ऊपर तक जाना है 100 तक। लेकिन जब मैं बॉटम और टॉप डाउन अप्रोच की बात करूंगा तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बने, उसमें मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना है, ये डिफरेंस होगा। तो अगर बॉटम अप अप्रोच की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ गए तो उसका एस्टिमेट भी बढ़ेगा, उसका आपका जितना एफर्ट्स लगेंगे उसके हिसाब से आपका उसका इन्वेस्टमेंट भी उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट, जहाँ पे हम लोगों को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है कितना आपका एफर्ट्स लगेंगे, आपके पास कितना टाइम है, उसमें से कितना टाइम बचा है, तो जिसमें हम लोग और कुछ अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब ना। उसके आगे कंट्रोल्ड एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग
ट्राई करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को बेटर से बेटर बना सके। आप टीवाई में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अगर एक नया प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करेंगे ना, तो उसमें भी हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने 2-4 अपने फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट्स देखे, सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स देखे, और फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ, मेरा और इसका सिमिलर टाइप का ही टॉपिक था, एग्जैक्ट सेम नहीं है, सिमिलर है। उसने ये फंक्शन ऐड किए, उसने ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अननेसेसरीली उसके फंक्शंस देख देख के अपने प्रोजेक्ट में भी वो नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ाते जाएंगे। फिर आपके क्लाइंट को या आपके यूजर को या आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वो फंक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को जो भी फंक्शंस उसमें ऐड कर रहे हैं, हम लोग जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो आपको कंट्रोल्ड वे में डालने हैं। कंट्रोल्ड वे में मतलब आपको टू द पॉइंट हर एक चीज़ डिफाइन करना है कि हाँ, मेरा ये वाला जो मॉड्यूल है उसमें ये वाले फंक्शंस होने चाहिए, इतने ही फंक्शंस होने चाहिए। ये सब बनने के बाद में अगर टाइम बचता है और कुछ है तब हम लोग देखेंगे, उसके पहले एक सिंगल छोटा सा भी एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड नहीं करना है। ये आपका कंट्रोल्ड एक्टिविटी रहता है। आपका कॉम्पिटिटर है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है, रहने दो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अभी के लिए जितना प्लान किया है, जितना सोचा है, सबसे पहले वो कंप्लीट करो। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जो हम लोग के मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग अननेसेसरीली बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड करने की ट्राई करते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं ना, वो फिर हम लोग के पास कभी कोई काम के होते ही नहीं है वो, और हम लोगों ने अननेसेसरीली ऐड कर दिया उसमें। तो क्या हो गया, हम लोगों का जो एफर्ट्स है, हम लोगों का जो टाइम है, वो जो कोई ज़्यादा काम के फंक्शंस नहीं है वैसे फंक्शंस ऐड करने में चले गया, और जो काम के फंक्शंस है उसके लिए अभी हम लोग के पास टाइम भी कम है, कैपिटल भी कम है, और जो हम लोग के डेवलपर्स है उनके पास भी टाइम कम है। तो क्या हो गया, काम के फंक्शंस रहेंगे, अननेसेसरी फंक्शंस ऐड हो गए। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी समझा था एक स्टेटमेंट जो आपको एग्जाम के लिए भी याद रखना है, $1 इन्वेस्टेड ऑन डेवलपमेंट इक्वल टू $2 वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन मेंटेनेंस। तो अननेसेसरीली अगर आपने कोई फंक्शंस ऐड कर दिए, आपने अननेसेसरी जो काम के नहीं है, तो क्या होगा कि आपने वो डेवलपमेंट तो कर दिया, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि बाद में जब आप उसको मेंटेन करोगे ना, तो आपको उतने ही ज़्यादा मेंटेनेंस के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेंगे, आपका काम ज़्यादा डिफिकल्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको बड़े एक्टिविटीज़ को क्या करना है, ब्रेकअप करना है इनटू स्मॉलर वंस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को या बड़े बड़े जो एक्टिविटीज़ या मॉड्यूल्स है उनको छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करो, और फिर ऐसे शॉर्ट एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बंडल बना देंगे, और वो बंडल को फिर हम लोग एक चेकलिस्ट बना देंगे। जैसे आप अगर अपना कार मेंटेनेंस के लिए लेके जाते हो, या फिर आप देखो कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट्स में पिज़्ज़ा हब में या कहीं पे जाते हो, तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है उनके साइड से, जिसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, बाजू में चेक बॉक्स रहेगा, आपको सर्विस कैसा लगा, फूड कैसा लगा, आप आगे अपने फ्रेंड्स को ये रेकमेंड करोगे, ऐसा ऐसा कोई ना कोई दिया रहता है। आपको अगर पसंद आता है आप वहाँ पे राइट मार्क करते हो, नहीं पसंद आता है तो वहाँ पे क्रॉस मार्क करते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोगों के जितने भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी हम लोग ऐसा एक पूरा लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, चेक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे हम लोग जैसे जैसे वो चीज़ें बनाते जाएंगे ना, हम लोग वो चेकलिस्ट में राइट टिक मार्क करते जाएंगे। ओके, ये वाला एक्टिविटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो उससे हम लोगों को बहुत क्लियरली पता चलेगा कौन से एक्टिविटीज़ या कौन से छोटे मोटे फंक्शंस हम लोगों के ऐड करने बाकी है, कौन से हो गए हैं। तो ये जो चेकलिस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब अगेन बहुत सिंपल है। एक्टिविटी रिस्क, जो भी एक्टिविटी या फंक्शंस हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके रिस्क क्या है वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने बताया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई रिस्क फॉर एक्टिविटीज। डैमेज कितना हो सकता है अगर आप जो भी, सपोज अगर मैंने बोला है कि अगर कोई मेरा सिस्टम को हैक कर लेता है, सडनली अगर मेरा सर्वर क्रैश हो जाता है, तो कितना रिस्क हो सकता है, कितना डैमेज हो सकता है। या फिर अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर सिक्योरिटी में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो मैक्सिमम या मिनिमम कितना लॉस हो सकता है, मेरे सारे अकाउंट्स के पैसे जो है वो खाली हो सकते हैं। तो मतलब रिस्क क्या है, और वो रिस्क को आपको कंट्रोल करने में कितना टाइम अगेन ऐड करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों का हम लोग एक कंबाइन रिस्क एनालिसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, डैमेज, अगर कोई डैमेज होता है रिस्क आने के बाद में, या आपने सोचा है जो रिस्क आ सकता है, तो उससे आपको डैमेज कितना हो सकता है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, और आपका कितना पैसा जाए
ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला, डैमेज अगर होता है तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है और क्या कितने चांसेस है कि ऐसा रिस्क आपके सिस्टम में आ सकता है, ये हम लोग यहाँ पे एफर्ट्स देखते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है कि अगर हम लोग कहीं पे भी बोलते हैं कि ओके ये टाइप का रिस्क हो सकता है, ये टाइप का रिस्क हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई रिस्क होता है तो उसमें कितने आपके एफर्ट्स लॉस होंगे, कितना आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। ओके, सो लाइकलीहुड इफ रिस्क अकर, कितना कितना आपको लगता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और अगर आया तो आपका कितना लॉस हो सकता है। और आपको फिर क्या करना है, आपने जितने नंबर ऑफ रिस्क या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, आप उतने प्रॉब्लम्स को अगर आया तो आप कैसे टैकल कर सकते हैं ना, वो टैकल करने के लिए आप क्या करेंगे, रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज फॉलो करेंगे। रिस्क रिडक्शन मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे, कोडिंग के थ्रू और बाकी कोई थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग उनके जो एग्जिस्टिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स है उनको हम लोग अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे सो दैट रिस्क जो है वो और थोड़ा कम हो जाए। देन अगर कंटिजेंसी में हम लोग क्या करेंगे, पहले से डिफाइन करके रखेंगे। फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं गाइस ये, तो फायर फाइटिंग मैकेनिज्म में हम लोग देख के रखेंगे कि अगर आग लग गया, लगेगा तो नहीं और हम लोग ने पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए, अगर फिर भी अगर लगता है तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे, ये सारे प्लान्स रहेंगे इसमें रिस्क में। अब याद रखो रिस्क जो है वो डिफाइंड रिस्क रहता है और अनडिफाइंड रिस्क रहता है। डिफाइंड रिस्क मतलब मुझे पता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है और उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं, उसके लिए मैंने सारे एक्शंस लेके रखे। जैसे आप देखो कि स्कूल कॉलेजेस हर कोई अपने वे में प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ चलो कभी अगर बारिश हो गया, मुंबई बंद हो गया 3 4 5 दिन के लिए, तो ये रिस्क जो है ये उनको पता था। अर्थक्वेक आ गया तो भी उनको ये रिस्क पता है क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है, तो ये हम लोगों के नोन रिस्क है। लेकिन कोरोना ये हम लोगों का अननोन रिस्क था, ऐसा हम लोग कभी कुछ होगा किसी को आइडिया ही नहीं था ये। तो ये क्या है, ये अननोन रिस्क है, इसके लिए हम लोग कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था। कोई प्रिपेयर्ड नहीं था तो हम लोग के पास कोई फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने वे में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी के लिए तो हम लोग यही देख रहे हैं कि हम लोग ये जो सिचुएशन है इसको कैसे हम लोग नॉर्मलाइज कर सके। फ्यूचर में होगा नहीं होगा और उसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। अभी के लिए तो हम लोग सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे सॉफ्टवेयर के लिए भी हम लोग आइडेंटिफाइड, डिफाइंड और अनडिफाइंड रिस्क होता है। डिफाइंड रिस्क मुझे पता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है और उसके लिए मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं, लेकिन इट माइट पॉसिबल सर्टन अननोन रिस्क होता है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और सडनली अगर ऐसा कोई रिस्क आ गया तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिस्क को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, फिर उसके बारे में फिर उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। फिर उसको हम लोग समझेंगे कि हाँ अगर ऐसा कोई अगर रिस्क आता है तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। अभी वो फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स हो गए, उसके लिए फिर हम लोग को एक्स्ट्रा मशीनरीज, एक्सपर्ट्स टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो सब अलग से होगा। तो उसके लिए फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स के लिए हम लोग जो एक्सीडेंटल जो अगर कोई रिस्क आते हैं ना उसके लिए हम लोग अलग से थोड़े बहुत रिजर्व्स, थोड़े बहुत एफर्ट्स अपने बचा के रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी हम लोग उसके लिए रिजर्व रखते हैं सो दैट अगर ऐसा कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग हैंडल कर सके। सो आई होप यहाँ तक मैंने जो भी बोला वो क्लियर है। उसके नीचे देखो ओवरऑल प्लान एंड एस्टिमेट टू टेक अकाउंट ऑफ रिस्क। तो हम लोग के पास कितना, एक तो पायलट ट्रायल्स रहेंगे, बराबर है। सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे हम लोग नोन रिस्क के लिए कि आप अगर ऐसा कोई रिस्क आया तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। मुझे पता है ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेनिंग दिया है सबको। पायलट ट्रेनिंग ट्रायल्स होंगे, उसके साथ में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया, उसके क्या रीजंस थे, तो फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा, बराबर है। उसके बाद अगर हम लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ये सब हो गया, ये रिस्क वाला पार्ट हो गया, उसके बाद आपको जो भी कुछ काम करना है उसके लिए आपको अलग से वापस क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि आपको अभी ये सब प्रॉब्लम आपने देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, तो अभी आपको वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए यू हैव टू अलोकेट रिसोर्स। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई एंड अलोकेट डिफरेंट रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड टू टैकल सच प्रॉब्लम्स। उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज प्लान एंड एस्टिमेट।
अपना स्टाफ कौन सा चेंज करना पड़ेगा, कौन से आपके अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ है जिनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कौन से स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है जिनको आप फ्रंट फुट पे रख सकते हो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स को, या ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली काम करने के लिए जिस पे आप 100% भरोसा कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। और आपके पास अगर इनफ स्किल्ड स्टाफ नहीं है तो आपको सबसे पहले तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे टेक्नोलॉजी से डील करने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी से डील करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हैंडल करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो एक तो आपका स्टाफ इज नॉट अवेलेबल अंटिल लेटर डेट, और उसके आगे क्या बोला है, नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज भी आपके हो सकते हैं। नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी का मतलब आप प्रोजेक्ट में फिजिकली जो काम कर रहे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ में आप जो फिजिकल काम कर रहे हो उसके साथ में सपोज कि आपको अभी वहाँ पे जो सर्वर है या उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑफिस का उसमें कोई प्रॉब्लम है, सीसीटीवी प्रॉपर नहीं चल रहा है, या वहाँ पे आग लग गया, ये वो XYZ चीज़ है, तो ये नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी है। डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी अलग अलग चीज़ों के लिए भी हम लोगों को स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है। ओके, अब ऊपर से हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा इसके लिए हम लोग एक ज्ञान चार्ट बनाते हैं। आपने भी अपना जो TY का प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके लिए भी आप भी ऐसा एक ज्ञान चार्ट बनाएंगे। आपने अपने जो सीनियर्स हैं उनके पास भी देखा रहेगा, उनका प्रोजेक्ट का ज्ञान चार्ट होता है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग के पोटेंशियल सप्लायर्स फाइंड करने के लिए सपोज हम लोगों का कोई एक स्पेसिफिक मंथ से हम लोगों ने अपने ये एफर्ट्स चालू किए, तो कौन सा स्पेसिफिक मंथ है वो, सपोज मार्च का 5th डेट है, 5th से 12th तक आपने पोटेंशियल सप्लायर्स फाइंड किए, उनके साथ फाइनेंस असिस्टेंस किया कि हाँ कितना पैसा लेंगे वो लोग, कितने एफर्ट्स लगेंगे, ये सब। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और आपके जो यूजर्स है उनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी हम लोग एक सेम टाइम पे यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, बराबर है, बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू, और उसके बाद क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हम लोग साथ में ऐड कर रहे हैं, तो वो भी कौन काम कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली जब आप सब पोटेंशियल सप्लायर्स ढूंढ रहे हो वो सेम टाइम पे ये बिजनेस एनालिस्ट भी अपना काम कर रहा है, तो दो काम साथ में चल रहा है आपके। 5 मार्च से लेके 10 मार्च या 12 मार्च तक पकड़ो, और 12 मार्च से फिर आपका दूसरा काम चल रहा है। देन उसके आगे आपने जो भी कुछ किया उसके आगे आपने 19 मार्च से आपने क्या किया, उसके ऊपर एक टेस्ट केसेस बनाना चालू किया। अपना ऑफिस का लेआउट में आपको क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे वो आपने प्लानिंग किया, बराबर है। उसके आगे आपको और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो आप देखो ये प्लानिंग जो हम लोग एक बनाते हैं ऑन पेपर, इसको हम लोग ज्ञान चार्ट बोलते हैं। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे, वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल डायग्राम है, आप अपने हिसाब से आप जो अपने इसमें बनाते हैं वैसा भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मार्च अप्रैल लिखा है, 5 12 19 लिखा है, आपको भी उतना ही अपने एग्जाम में भी लिखना है, नहीं, आप उससे कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ओके, उसके आगे देखो रिव्यू एंड पब्लिसाइज प्लान्स। तो आप यहाँ पे अभी आपने एक बार बना दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने प्लान को रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे बेसिकली आपके प्लान्स कितने बेस्ट है, बेटर है, ये समझने के लिए। और अगर आपके प्लान्स जो है वो काफ़ी अगर बेटर है, बेस्ट है, तो फिर वो उनको आगे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। और अगर नहीं है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद में वापस रिव्यू करेंगे कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचा है। उसके आगे डॉक्यूमेंट प्लान एंड ऑब्टेन अग्रीमेंट। अगर आपका जो भी प्लानिंग है वो प्रॉपर है तो उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग डालेंगे, और उसके आगे फिर हम लोग अग्रीमेंट बना देंगे क्लाइंट और जो डेवलपर्स है उनके बीच में। और जो डॉक्यूमेंट बना है उसके वो पॉइंट्स के ऊपर अगर दोनों अग्री है तो दोनों साइन करेंगे, और उसी के ऊपर फिर आपका प्रोजेक्ट आगे आगे बनते जाएगा। और लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे प्लान, लोअर लेवल पे वो सेम प्लान्स आगे आगे बार बार आपके जो भी मॉड्यूल्स है उसके लिए वो सिमिलर पैटर्न प्लान या जो सिमिलर जो पैटर्न है वो चलते रहेगा फिर, बस यही है। और यहाँ पे आपके ये चैप्टर के की पॉइंट्स है। सो हियर वी आर डन विथ यूनिट 1। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो जो हम लोगों का यूनिट 1 बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, सो देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस है। हम लोगों का ये नवंबर 2019 का पेपर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। क्या बता रहा है, डिफाइन द टर्म प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट जो हम लोग बताते हैं उसमें आपको यहाँ पे बताया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, ये सारे पॉइंट्स पे बात हो रहा है। तो प्रोजेक्ट क्या होगा और उसके साथ SPM का इंपॉर्टेंस क्या है वहाँ पे।
तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट का डेफिनेशन दिया है। हम लोगों ने भी जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने समझा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है और बाकी के पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। एसपीएम का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, तो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोग बना के चल सकते हैं। एक प्रॉपर लीडरशिप क्या रहेगा वो हम लोग बता सकते हैं किसका रहेगा। एक क्लियर फोकस एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग बता सकते हैं कि हाँ किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फोकस कहाँ पे हम लोगों को करना चाहिए, ये पॉइंट्स आ सकते हैं। देन एक प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होगा वो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग चल सकते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं या एक्सपर्ट्स ने जो ऑलरेडी चीज़ें बनाया उसको मॉनिटर करके उसका हेल्प लेके उसके डॉक्यूमेंटेशन या उसका प्रोजेक्ट पैटर्न फॉलो करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसे ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। और उसके साथ में अगर एक सक्सेसफुल अगर लीडरशिप डेवलप होता है तो उससे आपका प्रोजेक्ट में भी क्या सक्सेस क्या फेलियर्स होते हैं उससे उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं, जिससे हम लोग और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी पॉइंट्स आएंगे। उसके आगे क्या नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक इनिशियल फेज होगा, देन प्रोजेक्ट का डेफिनेशन फेज होगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगा। 3 टाइप के फिजिबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे, वो देखा था हम लोगों ने। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चालू होगा और लास्ट में प्रोजेक्ट का कंक्लूजन होगा। तो ये आपके 5 पॉइंट्स है इसमें। राइट अ नोट ऑन प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये वाला भी हम लोगों ने समझा था। पोर्टफोलियो क्या होता है, बहुत छोटा सा आंसर दिया है, अपने जो नोट्स हम लोगों ने रिफर किए उसमें से आपको ये पढ़ना है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है वो देख लेना। देन उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो क्या स्कोप होना चाहिए, कितना स्कोप होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका सच में ज़रूरत है क्या। ये भी पॉइंट्स हम लोग फोकस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो आएगा, देखो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, डिफाइन व्हाट इज द प्रोजेक्ट टीम मस्ट अचीव। आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हम लोगों को कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो, और स्कोप में हम लोग देखेंगे कि इसका आउटकम, बेनिफिट्स और कहाँ पे वो कितना हम लोगों को हेल्प करेगा। ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। सो ये आपके दूसरे पॉइंट्स हो गए एंड आई होप ये क्लियर है आपको। देन किसका, उसके आगे अगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी किसका चलेगा, कौन से स्टेक होल्डर्स रहेंगे, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। सो याद रखो यहाँ पे ये बहुत अलग वे में छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज दिया है ना, इसके लिए शायद आपको ये थोड़ा सा अलग लगता रहेगा, बट बेटर कि आप अगर इसको जो पॉइंट वाइज हम लोगों ने समझा था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे अपने नोट्स में जैसे हम लोगों ने समझा था, तो आपको बहुत ईजिली ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। हाउ द रिसोर्स अलोकेशन इज मैनेज्ड, कैसे रिसोर्स अलोकेशन होगा, कैसे हम लोग उसको देखेंगे, किसको कितना रिक्वायर्ड है, कभी रिक्वायर्ड है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, समझा भी था उसको। सो आप देखना। रिस्क इवेल्युएशन कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिया है। आज ही अभी लास्ट टॉपिक हम लोगों का रिस्क इवेल्युएशन वाला था, तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे 5 मार्क का आंसर बिल्कुल नहीं है ये। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग के यूनिवर्सिटी पेपर्स रहते हैं वो जो प्रोफेसर्स वो पेपर्स चेक करते हैं उनके लिए ये मेनली रहता है, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं रहता। तो आपको क्वेश्चंस रेफर करना है और आंसर्स जो हम लोगों ने नोट्स में पढ़े वो सेम आंसर्स, वो सेम पैटर्न फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हम लोग का नवंबर 2019 का पेपर है। नाउ दिस वन इज नवंबर 2018 का पेपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव यूनिट 1 के क्वेश्चंस क्या है आपको सेम देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो 19 में था। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग होगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोजेक्ट क्लोजर होगा। तो ये सेम पॉइंट्स जो है हम लोगों ने नोट्स में पढ़े हैं, आपको देखना है, रेफर करना है। याद ना हो तो जो हम लोग के प्रीवियस लेक्चर्स है आप उसको रिवाइज कर लो, और उसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। देन व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट चार्टर क्या होगा इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे हम लोग, जो आपके सीईओ, मैनेजमेंट लेवल, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, वो जो अथॉरिटी है, वो स्टेटिंग अथॉरिटी के पास ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और उनको हम लोग बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट का एक्सपोजर कितना रहेगा, आपको प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे वो कितना रहेगा, टोटल आपके इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सब आएगा। उसके साथ प्रोजेक्ट आउटलाइंस, हम लोग वहाँ पे उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ पे वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, किसको वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। और लास्ट में जब हम लोग डिलीवर करेंगे तो वो टाइम पे डिलीवरेबल एंड रिक्वायर्ड
रिसोर्स, कौन से रिसोर्सेज आपको अलग से वापस रिक्वायर्ड रहेंगे, वो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। और उसके साथ में साइन एंड इशूड बाय मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब जब आपने डिफाइन किया कि हाँ ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, तो उसका एक ऑफिशियल आपके पास अथॉरिटी लेटर मिलेगा जिसपे आपके जो हायर ऑफिशियल्स रहेंगे उनका साइन रहेगा। और उसके आगे क्या बोला है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हु टेक्स अप द रोल ऑफ अ स्पॉन्सर। तो अलग से एक कंपनी हमेशा प्रोजेक्ट के लिए एक टॉप मैनेजमेंट को हायर करके रखती है, उनको ऑथोराइज करके रखती है, जो आपको रिक्वायर्ड सारी चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। सो नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। और ये जो भी पैटर्न चलता है, जो लोग वो प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले हैं, कहीं पे भी उनको चेंज नहीं करना है आपको। बिकॉज अगर आप बार बार उनको चेंज करते रहोगे तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी ढंग से बन नहीं पाएगा। तो ये पॉइंट रहेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स रहेंगे वो सालों से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहेंगे, उनको सालों का एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर आप कहीं मिस्टेक भी कर रहे हो, आप कहीं पे कोई चीज़ प्रॉपर नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ अभी आपको कहाँ पे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। और उसके आगे फिर आपको यहाँ पे वो सेम थोड़े और पॉइंट्स दिए हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ओके, व्हाट इज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, अगेन ये सेम पॉइंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके आगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद है ये हम लोगों ने सब देखा था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और वो से 10 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और वो सेम 10 लाख अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ तो बैंक मुझे कितना रिटर्न देता है और आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके मुझे कितना रिटर्न मिलता है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका हम लोगों ने इक्वेशन वहां पे भी देखा था एग्जाम्पल के साथ में, वैसा ही सेम आपको बनाना है। व्हाट इज प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो अगर मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको मॉड्यूल वाइज हम लोग ब्रेकडाउन करके कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये पॉइंट्स पे हम लोग का यहाँ पे फोकस होगा। तो वो यहाँ पे बताया आपको। नेक्स्ट है, देखो ये वाला डायग्राम हम लोगों ने अपने बुक में देखा था। ओके, सो आप देख लेना, ये सेम डायग्राम हम लोगों के नोट्स में है और वो सेम टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ है। देन व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये सेम अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, वो सेम है, वो सेम क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन 1 में ही देखेंगे ना तो 2019 और 2018 में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी पेपर्स है उसको रिफर करना साइमल्टेनियसली बहुत ज़रूरी है। तो ये पेपर्स है, इसके साथ आई थिंक और एक पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप वो देख लेना। आई थिंक उसमें भी कोई इतने नए क्वेश्चंस नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे नए तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो, तो उसके साथ में किसी को कोई डाउट्स है अभी जो भी मैं बता रहा हूँ, कि आप लोग सिर्फ सुन ही रहे हो, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो गाइस। ओके, नो डाउट्स, एनीवन एल्स, सबको कोई डाउट्स नहीं है? बिकॉज इसके बाद फिर हम लोगों का जो टॉपिक चालू होगा दैट इज फ्रॉम यूनिट 2, 4th चैप्टर चालू होगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो 3 चैप्टर्स थे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स दैट बिलोंग्स टू यूनिट 1। आई होप यूनिट 1 में किसी को कोई डाउट्स नहीं है। सो देखो यहाँ पे यूनिट 2 है। इन यूनिट 2 वी हैव चैप्टर नंबर 4, एक अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट, हम लोग कैसे सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रोच, मतलब जब अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप करने का ट्राई करते हैं तो वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, और आपका अप्रोच जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होता है। एज एंड व्हेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चेंजेस, योर अप्रोच टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ओके, सब लोग जाग रहे हैं ना? Everyone is here, guys? Yes, sir. Okay. हाँ, so let's start. So देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट अप्रोच क्या बता रहा है। पहले तो प्रोजेक्ट अप्रोच में राइट अप्रोच टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, टू डेवलप अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर इज टोटली डिफरेंट देन डेवलपिंग अ गेमिंग प्रोजेक्ट और अ गेमिंग वेबसाइट और अ गेम।
then at same point of time developing a website is totally different as compared to developing a mobile application. तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, ये टोटली अलग अलग चीज़ें होते हैं, और उसमें भी अलग अलग टाइप के मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट बनाना, उसमें भी वापस बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो आपके प्रोजेक्ट्स जैसे चेंज होंगे, आपके अप्रोचेस उसके साथ में चेंज होने ही चाहिए. अगर वो अप्रोचेस अगर चेंज नहीं होंगे ना, तो देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. बिकॉज आपके अगर अप्रोचेस, आप अगर राइट अप्रोच वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी रॉन्ग जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स अगर फॉलो करते हैं, SDLC मॉडल्स जो सॉफ्टवेयर के लिए डेवलप करने के टाइम पे हम लोग जो डायग्राम्स फॉलो करते हैं, उसमें से ट्रेडिशनल जो भी मॉडल्स है ना, वो आपको क्या बताता है कि आपको अगर आपका जो भी टोटल, अगर आपके पास 10 दिन का टाइम है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसमें से आधे से 1 दिन का टाइम हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आधा दिन का टाइम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब 1.5 days सपोज हम लोग किस में निकाल रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में. उसके बाद में 2 दिन हम लोग निकाल रहे हैं सपोज डिज़ाइनिंग के लिए, 4 से 5 दिन हम लोग निकाल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और फिर 1-2 दिन हम लोग निकालेंगे टेस्टिंग के लिए, फिर 1-आध दिन हम लोगों का जो ट्रेनिंग होगा, क्लाइंट साइड पे डिप्लॉयमेंट होगा, वो सब के लिए होगा. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब कभी हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल SDLC मॉडल्स फॉलो करके जब अगर हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की ट्राई करते हैं, तो उसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि वो आपको बताता है कि आपको डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम ही लगना चाहिए, और उसके साथ में जब अगर हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें इतना ही टाइम लगना चाहिए. लेकिन अभी उसके सामने अगर मैं एक गेम बनाता हूँ, तो गेम के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो गेम के लिए आपका जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो अलग होता है, क्योंकि उसमें जितना टाइम आपको डिज़ाइनिंग में लगेगा उतना ही टाइम आपको डेवलपमेंट में भी लगेगा. आप कितना भी अच्छा डेवलप कर लो, लेकिन अगर आपका डिज़ाइंस अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं बनता है. गेटिंग? तो यहाँ पे हम लोग अपने पॉइंट, अपना जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि आपके करंटली आपके क्या अप्रोच होने चाहिए, आपके करंटली आप कौन से टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके वो अप्रोचेस में क्या चेंजेस आने चाहिए. आपका जो SDLC रहेगा वो भी चेंज होना चाहिए. बहुत बार कंपनीज जो है वो अपने कस्टमाइज SDLCs या ऐसे अपने कस्टमाइज मॉडल्स फॉलो करते हैं, जिसको वो अपने हर एक आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं. तो यहाँ पे वही है, टेक्निकल प्लानिंग बनाएंगे, प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे. इंजीनियरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना, अपडेशन करना, डिलीशन करना, और उसके साथ में अगर कोई शॉर्टकट मेथड अगर अवेलेबल है तो एग्जिस्टिंग मेथड को टेलर आउट करते जाओ, मतलब उसको कट शॉर्ट करते जाओ. जहाँ जहाँ पे हम लोग रेडीमेड कुछ चीज़ें या प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं या APIs यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जैसे आप देखो कि गूगल मैप का मेरे पास API अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स मैप्स तो हम लोग खुद से बनाएंगे नहीं. सेम वे अगर मेरे पास जो ऑटोमेटिक चैटिंग मशीन्स रहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग के पास अलग अलग प्लगइन्स या APIs अवेलेबल है, तो उसको भी हम लोग रेडीली जो अवेलेबल है उसको यूज़ करेंगे. हम लोग वापस उसमें भी डेवलपमेंट में अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उसके आगे नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रोच में, इन हाउस द मेथड्स टू बी यूज डिक्टेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड. इन हाउस में हम लोग बताएंगे कि क्या क्या अप्रोचेस हम लोग इन हाउस कंपनी के अंदर फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ में अगर इन हाउस हम लोग वो प्रोजेक्ट एक डिफाइंड टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या हम लोग के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको अगर उतना आइडिया नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे. पैटर्न चेंज करने का मतलब क्या है कि हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग के पास पोटेंशियल सप्लायर्स कौन से हैं जो हम लोग को ये सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट अपने एंड से बना के दे सकते हैं. और अगर वो अपने एंड से बना के दे सकते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उनको ही अप्रोच करेंगे. हम लोग अपने एफर्ट्स क्यों डालें फिर, बराबर है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सेम पॉइंट्स है. इन हाउस हम लोग के क्या क्या मेथड्स, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, और उसके साथ में जब अगर हम लोग अलग अलग सप्लायर्स है, तो वो सप्लायर्स के बेस के ऊपर कस्टमर्स के नीड्स हम लोग कितना इजीली फुलफिल कर सकते हैं, जिससे हम लोग के एफर्ट्स भी कम हो और कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कस्टमर्स जब अगर एक अप्रोच फॉलो करता है ना कि उसको प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग को मार्केट में मिलते हैं. एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, एक जो हम लोग अपने लिए स्पेशली बनाते हैं जो और किसी के पास नहीं रहेगा, दैट इज कस्टमाइज्ड वन. और उसमें भी हम लोग ये समझते हैं कि आप जब अगर एक सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर अपने कंपनी के लिए बना रहे हो,
तो आप इन हाउस डेवलपमेंट करोगे, आपके पास इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतने अच्छे डेवलपर्स है क्या जो खुद से बना सके वो प्रोजेक्ट को, या फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। और आउटसोर्सिंग में भी अगर रेडीली ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो डायरेक्ट बाई करो ना, फिर बिल्ड क्यों करना है। गेटिंग बिल्ड में क्या हो गया, यहाँ पे मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ। सपोज वेबसाइट मुझे आता है, मोबाइल ऐप मुझे नहीं आता है, तो क्या हुआ, इन हाउस में क्या डेवलपमेंट कर रहा हूँ, वेबसाइट, और आउटसोर्स मैंने क्या किया, मोबाइल ऐप। लेकिन अभी मुझे कुछ भी काम मुझे खुद से नहीं आ रहा है, कोई भी डेवलपमेंट मुझे खुद से नहीं आ रहा है, तो पूरा आउटसोर्स करो, किसी के पास से उठा के पूरा ले लो, पूरा वहां पे उसको पैसे दो, सब कुछ वो ही आपको दे देगा, आपको थोड़ा भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली सपोज टू पे दैट पर्सन, दैट्स इट। तो ये ऑप्शंस रहते हैं, बिल्ड और बाई। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, परचेज दो सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल इट इन अ कस्टमाइज मैनर एंड यूज इट, बाई हो गया ये। अगर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको जो जो फीचर्स या जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन वी कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। और वो सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम लोग अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और पूरा अगर नहीं बना सकते तो आधा कोई सॉफ्टवेयर, आधा उसका जो पार्ट है जो हम लोग नहीं बना सकते उसको आउटसोर्स कर देंगे। ये आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, और वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, नाउ एडवांटेजेस क्या रहेंगे ऑफ द शेल्फ, और यहाँ पे देखो आपको दिया रहेगा ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या रहेगा, कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू बिल्ड इन हाउस बट यूज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और कस्टमाइज्ड ऑफ द शेल्फ वेयर अ बेसिक एग्जिस्टिंग कोर सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। मतलब हम लोग यहाँ पे ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या बोल रहे हैं, हम लोग कस्टमाइज करेंगे। बहुत बार ये भी हो सकता है, जैसे आप देख लो कि हम लोग के पास वर्ड प्रेस है। वर्ड प्रेस बेसिकली आपको आपने देखा रहेगा वर्ड प्रेस के डेवलपर्स भी होते हैं, तो उनका डेवलपर्स का बेनिफिट क्या होता है, वो आपको एक बेनिफिट देते हैं, वो आपको एक सपोर्ट देते हैं कि आप एग्जिस्टिंग वर्ड प्रेस का जो कोडिंग है ना उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसमें आप एक्स्ट्रा कोडिंग ऐड कर सकते हो, या वो कोडिंग के आगे आप और सारी चीजें कर सकते हो। गेटिंग, सो वो एक बेनिफिट हो गया ऑफ द शेल्फ। मतलब एग्जिस्टिंग कोई सप्लायर है वो आपको सर्टन डेवलपमेंट करके दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, या फिर आप उसमें अपने साइड से बता सकते हो उनको कि ये वाले चेंजेस हम लोगों को चाहिए। जैसे वर्डप्रेस का एक वेबसाइट मैंने लिया हुआ है, अब वर्डप्रेस का तो इंस्टॉल एंड यूज वाला टाइप का वेबसाइट्स होते हैं, अब उसमें लेकिन मुझे वो वेबसाइट में और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है जो वर्डप्रेस खुद से नहीं करता, तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं वो टाइम पे डायरेक्टली फिर उनका हेल्प लूंगा। उनका हेल्प लेने का मतलब क्या है, या तो मैं थर्ड पार्टी हायर करूंगा जिसको वर्डप्रेस डेवलपमेंट आता है, या उनको ही डेवलपर को बोलूंगा कि भाई आप मुझे इतना चीजें अपना जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस का एक रेडी वेबसाइट है उसके ऊपर इतना चीजें बना के दे दो। तो ये क्या हो गया, चीपर एज सप्लायर कैन स्प्रेड डेवलपमेंट कॉस्ट ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। मतलब अब वर्डप्रेस आपको एक जो वेबसाइट, बहुत बड़ा सा हैवी सा वेबसाइट आपको मिलता है ना, वो मंथली या ईयरली कोई स्पेसिफिक चार्जेस पे आपको मिलता है। अगर आप उतना बड़ा वेबसाइट खुद से पैसा डाल के अगर बनाने जाएंगे ना तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, वर्डप्रेस वो सिमिलर टाइप के वेबसाइट, वो सिमिलर टाइप के सर्विसेज जो है ना वो लाखों कस्टमर्स को दे रहा है। तो अब क्या हो गया, उसको भी बेनिफिट हो रहा है और आपको भी हो रहा है। वर्डप्रेस जो जितना बड़ा वेबसाइट आपको यूज करने देता है उतना अगर हम लोग कस्टमाइज बनाने जाए तो मिनिमम 2 साल का टाइम लगेगा, और उसके साथ में आपके कम से कम 2 से 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाके उतना बड़ा वेबसाइट जो उन्होंने जितना बनाया उतना कुछ होगा। और फिर भी उतना तो नहीं होगा क्योंकि वो सालों से अपने वो सेम सर्विसेज को और अपग्रेड और बेटर बनाते जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वही सिंपल सा वेबसाइट आप देख लो, बिग रॉक और उसके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, 100 रुपए में आपको मंथली बेसिस पे आपको वेबसाइट रेंट पे देते हैं। तो वो कभी आपको दे सकते इतने कम कॉस्ट में, जब वो 100 रुपए में लाखों लोगों को देते, तो लाखों लोगों के पास से जब 100 रुपया आता है तो उनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो तो आराम से मंथली बेस पे निकल जाता है। गेटिंग, देन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर करता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल कस्टमर के लिए उसमें कुछ अपडेशंस कर सकते हैं, नो डिले वाइल सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक स्पेसिफिक कंपनी है जो आपको वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को ही कस्टमाइज करके दे रहे हैं, तो वो अगर आपको कुछ डेवलप करके दे रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस पे अगर मुझे एक वेबसाइट अपना डेवलप करके चाहिए, आप 1 घंटे में वो पूरा एक वेबसाइट डेवलप करके अपने लिए ले सकते हो। अगर आप कस्टमाइज किसी को बोलोगे तो वो 1 घंटे में आपको डेवलप करके दे, ये पॉसिबल ही नहीं है।
और प्लस जब ऐसा कोई एग्जिस्टिंग चीज़ें अवेलेबल है तो उसके यूजर्स जो है वो भी आपको पता रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम आता है वो भी आप देख सकते हो, उनको अलग से फोरम्स होते हैं उनके। और बग फिक्सिंग जो है ये भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सिर्फ आपको एक को बग नहीं आता है, आपके जैसे जो हज़ारों लाखों लोग दूसरे यूज़ करें उनको भी बग्स आते हैं, तो वो बग फिक्सिंग भी बहुत जल्दी होता है। तो सम पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? कस्टमर विल हैव सेम एप्लीकेशन एज एवरीवन एल्स। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा वेबसाइट आपके पास है वर्डप्रेस का, ऐसे ही आपके कॉम्पिटिटर ने भी लिया है। तो जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही उसको भी दिखेगा, क्योंकि वर्डप्रेस तो सबको सेम ही वेबसाइट प्रोवाइड करेगा ना। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन में फिर सर्टन कुछ कस्टमाइजेशंस करने पड़ेंगे, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग लग सकते हो। कस्टमर मे नीड टू चेंज द वे दे वर्क इन ऑर्डर टू फिट इन देयर ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशंस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप वर्डप्रेस का वेबसाइट को अपने एग्जिस्टिंग कोई मोबाइल ऐप के साथ में कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपको वहाँ पे सर्टेन चेंजेस तो अप्लाई करने पड़ेंगे, और वो अप्लाई करने के लिए आपको उसमें डेवलपमेंट तो कंपलसरी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। एंड कस्टमर डज नॉट ओन कोड एंड कैन नॉट चेंज इट। बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, जैसे मैं गूगल मीट की बात कर रहा हूँ, तो अगर गूगल मीट में मुझे कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे गूगल मीट के जो टीम है उनके साथ बात करना पड़ेगा, और मैं उनको जो फीस भरूंगा उसके अगेंस्ट वो मुझे चेंजेस कोई जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो मुझे कस्टमाइज करके देंगे, वो मुझे कोड प्रोवाइड कभी नहीं करेंगे। कोड प्रोवाइड किस में होता है, जो ओपन सोर्स टाइप के सिस्टम्स रहते हैं उसी में आपको प्रोवाइड होता है। बाकी सब में अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो जो उनके ओनर है, जो कंपनी के पास से आपने उनको लिया हुआ है, वो कंपनी को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और वो अपने साइड से अपने एंड से आपको वो कस्टमाइजेशन करके देंगे, और उसके उनके जो चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। देन ओवर रिलायंस बहुत बार हो जाता है, मतलब अभी मैं पूरा डिपेंड करता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर ही, और बाई चांस फ्यूचर में अगर उनका सर्वर कभी डाउन चले गया एक आध 2 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मेरा तो बिजनेस ही पूरा बंद हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जनरल अप्रोच क्या रहेगा, लुक एट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल आर रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड। जब अगर हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर या ऐसे कोई पैटर्न के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि अनसर्टेनिटीज कितना है। मतलब बहुत बार हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि आपको कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। आप देखो कि हम लोग आईटी से है ना, तो हम लोग को पता है कि कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। आप नॉन आईटी पर्सन से पूछोगे ना कि भाई अगर कॉलेज के लिए मुझे वेबसाइट बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ट सूटेबल होगा, उसको नहीं पता रहेगा, उसको आइडिया ही नहीं होगा। और क्या क्या फंक्शंस रिक्वायर्ड है ना, ये भी उनको आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कोई सॉफ्टवेयर कभी यूज़ ही नहीं किए, कभी देखे ही नहीं है। आइडिया किसको रहेगा, जो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या जो ऐसे सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये दो ही पार्टीज को आइडिया होगा। तो इसके लिए आप जो रिक्वायरमेंट्स दे रहे हो वो 100% आपके लिए सूटेबल है, वो आपके लिए प्रॉपरली काम करेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके आगे जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे नहीं दे रहे, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है उनका। और उसके आगे लुक एट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आप बना रहे। तो बहुत बार आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहेगा, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला आप बनाएंगे, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम रहेगा, जैसे बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो वो क्रिटिकलिटी उसमें क्रिटिकलिटी क्या होता है उसमें, कि आप उसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे ऐड करते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। हॉस्पिटल की जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, बहुत सारे उनके ट्रीटमेंट्स चलते रहते हैं, तो उनके जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। अगेन दैट इज़ वेरी अ क्रिटिकल डेटा। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप हॉस्पिटल के लिए जो अप्लायंसेस है वो अगर आपके सॉफ्टवेयर से चल रहा है, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल पार्ट, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर के मिस्टेक की वजह से किसी का जान भी जा सकता है, किसी का ऑपरेशन भी रॉन्ग हो सकता है, किसी का जो उनके रिपोर्ट्स है, उनका जो बॉडी एनालिसिस है वो भी रॉन्ग जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी बहुत बार अलग होता है। तो क्रिटिकलिटी कितना है, कितना क्रिटिकल है आपका ह्यूमन डिपेंडेंस वो सॉफ्टवेयर पे कितना कम या ज़्यादा होगा, ये भी हम लोग फोकस करते हैं। और वो जो डिपेंडेंस कितना कम या ज़्यादा हो रहा है उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि आपको वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होना चाहिए, कितना लेवल तक डेवलप होना चाहिए, और कौन डेवलप करेगा, और कैसे हम लोग कौन से एनवायरनमेंट में हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और कौन से डेवलपर्स बेस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, ये सब आएगा।
और उसके आगे क्लाइंट्स के अगर खुद के कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो वो ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम में देख रहा था या उसने सोचा था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी जो हम लोग जनरल अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉलो करते हैं ना, वही है, सिर्फ आपको पॉइंट्स थोड़े से मॉडिफाई करके दिए। तो आप थोड़े बहुत जहाँ लोकेशंस पे देखेंगे ना, तो आपको बहुत यूनिक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर में हर एक नया कंसेप्ट आपके लिए बहुत यूनिक होगा, नहीं, आपका जो पास्ट नॉलेज है ना वही वापस यहाँ पे आता है, जिसको हम लोगों को थोड़ा थोड़ा शार्पन करके, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज स्ट्रक्चर वर्सेस स्पीड ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे हम लोग के पास थोड़े कुछ नए पॉइंट्स आते हैं। आपने अजाइल अप्रोच या थोड़े बहुत जो हम लोगों ने मॉडल्स देखे, डेवलपमेंट मॉडल्स, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, वो अभी आज मैं नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज दिस विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम। बिकॉज आज मैं कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम वापस मुझे वो सर्टेन चीज़ें जो है वो रिपीट करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। तो आज के लिए जो हम लोगों ने चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर 4 जो स्टार्ट किया, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो अभी अगर आपको किसी को कोई डाउट्स है यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप पूछ सकते हो, एल्स विल एंड लेक्चर ही।